नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवीश और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। जम्मू एंड कश्मीर से एक खबर आ रही है। जम्मू एंड कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों की आतंकियों से हो रही है मुठभेड़। बिल्कुल, जैनपोरा में मंज मार्ग पर मुठभेड़ हो रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष दस्ता भी मौके पर मौजूद है। तो ये मुठभेड़ अभी लगातार जारी है और इस मुठभेड़ को लेकर तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम है आसपास के इलाकों के लिए वो चाक चौबंद कर दिए गए हैं ताकि स्थानीय लोगों पर इसका असर ना पड़े। मुठभेड़ क्योंकि अभी लगातार चल रही है तो इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है कि लगातार कब से जो है या अभी मुठभेड़ चल रही है, लेकिन इन सब के बीच लगातार जो सेना है वहां पर सतर्क है, एक्टिव है। बिल्कुल, शोपियां में आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि मुठभेड़ अभी चल रही है। आतंकियों के वहां पे छिपे होने की खबर जो थी वो सुरक्षा अधिकारियों को मिली थी। सुरक्षा दस्ता वहां पे पहुंच गया है, पुलिस का दस्ता भी वहां पर मौजूद है और आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। तो बिल्कुल देखिए, जम्मू कश्मीर की खबर आपको दिखा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज बीजेपी के संसदीय दल की बैठक होगी। सुबह 9:30 बजे ये बैठक होगी। इस बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह के शामिल होने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि बैठक में मिशन 2024 की तैयारी की रूपरेखा समेत अगले साल 9 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो बीजेपी संसदीय दल की बैठक है आज 9:30 बजे से बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि इससे पहले 14 दिसंबर को भी बीजेपी के संसदीय दल की बैठक हुई थी। पिछले संसदीय दल की बैठक में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में मिली प्रचंड जीत का जश्न मनाया था। जी हां, पिछली बैठक 14 दिसंबर को संसद भवन परिसर में हुई थी। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के तमाम सांसद बैठक में शामिल हुए थे। तो आज भी बीजेपी संसदीय दल की बैठक होनी है। 9:30 बजे से यह बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। और अंशिका, खास बात यह है कि मिशन 2024 में अभी से लग गई है भारतीय जनता पार्टी। हम जानते हैं कि 1 साल का वक्त यहां पर रहेगा और यह भारतीय जनता पार्टी की खूबी कही जाएगी। अंशिका, बीजेपी की खूबी कही जाएगी कि एक चुनाव खत्म होता है, यह पार्टी दूसरे चुनाव में लग जाती है। अभी गुजरात, हिमाचल प्रदेश और एमसीडी के चुनाव हुए थे दिल्ली में, वो सारे चुनाव खत्म हो गए। उसके तुरंत बाद मिशन 2024 पर लग चुकी है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, तो मिशन 2024 में भारतीय जनता पार्टी लग चुकी है। चाहे वो जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं, वो भी तमाम बैठकों में शामिल हो रहे हैं। और 9:30 बजे एक बार फिर से एक बैठक होनी है। 14 दिसंबर को इससे पहले बैठक हुई थी और अब वापस से 20 दिसंबर को सीधे 6 दिन बाद बैठक हो रही है। दूसरी बैठक 2024 के मद्देनजर। बिल्कुल, और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज गुजरात विधानसभा में 2 दिवसीय सत्र के दूसरे दिन नए सदस्य, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। विधानसभा सचिवालय से जारी एक आधिकारिक सूचना के मुताबिक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों के लिए आज चुनाव होगा और बाकी की कार्रवाई उसके बाद होगी। इससे पहले गुजरात विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर और बीजेपी के वरिष्ठ विधायक योगेश पटेल ने 15वीं विधानसभा के पहले सत्र में राजधानी गांधीनगर में 182 विधायकों को शपथ दिलाई थी। ये भी बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के 4 दिन बाद 12 दिसंबर को भूपेंद्र पटेल ने 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। बिल्कुल, सीएम पटेल के साथ 16 मंत्रियों ने भी शपथ ली थी। लेकिन जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि नवनिर्वाचित जो विधायक हैं उनको यहां पे शपथ दिलाई गई थी। विधानसभा अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का भी चुनाव होना है। तो गुजरात विधानसभा में सत्र का दूसरा दिन है, बहुत ही अहम दिन है। तो आज जिस तरीके से देखा जा रहा है, तमाम जो नव निर्वाचित विधायक है वो अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। जी हाँ, और इसके साथ ही अंशिका, उपाध्यक्ष का भी चुनाव होगा। और जैसे कि प्रक्रिया होती है जब विधायक जीत के आते हैं, जो सबसे सीनियर विधायक होता है वो प्रोटेम स्पीकर की भूमिका निभाता है, जो कि बाकी विधायकों को शपथ दिलवाता है। तो विधायकों का तो शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है, लेकिन अब विधानसभा का स्पीकर कौन होगा, डिप्टी स्पीकर कौन होगा, यह बड़ा सवाल है और इसको लेकर जो है चयन प्रक्रिया शुरू होगी। बिल्कुल,
चलिए अब बढ़ते हैं हम दूसरी खबर की तरफ, छत्तीसगढ़ की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनसुईया उइके रविवार से 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। आज राज्यपाल अनसुईया सुबह 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगी। उम्मीद जताई जा रही है कि छत्तीसगढ़ आदिवासी आरक्षण को लेकर राज्यपाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से चर्चा कर सकती हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मीडिया से बात करते हुए दौरे को रूटीन दौरा बताया है, जो पहले ही प्रस्तावित दौरा था। वहीं आरक्षण विधेयक को लेकर राज्यपाल ने कहा कि जब दिल्ली जाना तय हुआ था उस वक्त आरक्षण को लेकर ऐसे हालात नहीं थे, लेकिन अब इस बीच ये परिस्थितियां आई हैं तो वो आरक्षण पर भी चर्चा करेंगी। तो द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद आरक्षण पर चर्चा संभव है और सीधे आरक्षण को लेकर जो मांग उठ रही है उसके बारे में खास तौर पर बातचीत की जाएगी द्रौपदी मुर्मू से। जी, आदिवासी आरक्षण एक काफी अहम फैक्टर है और उसको लेकर जो राज्यपाल हैं वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से चर्चा है उनकी। 11 बजे मुलाकात होगी उनकी। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी से भी मिलेंगी राज्यपाल। दिल्ली दौरे पर हैं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल। 3 दिवसीय उनका यह दौरा है और 3 दिवसीय दौरे पर काफी अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर वो चर्चा करना चाहती हैं। तो आज सुबह 11 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी और आदिवासी आरक्षण को लेकर चर्चा हो सकती है इस मुलाकात में। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि राज्य में लगातार आदिवासी आरक्षण को लेकर तमाम जो स्थानीय लोग से लेकर नेता हैं वो मांग उठा रहे हैं और उस पर आज बातचीत करने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंचेंगी। आज बिहार में निकाय चुनाव के पहले फेज में हुए मतदान की गिनती होगी और आज ही नतीजे घोषित किए जाएंगे। निकाय चुनाव के पहले फेज में बिहार के कुल 224 में से 156 निकायों के लिए मतदान हुआ है। इसमें 68 नगर परिषद और 88 नगर पंचायतें शामिल हैं। जी और वहीं वोटर्स की बात की जाए तो वोटर्स ने 21,287 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी है। जानकारी के मुताबिक नगर निकाय चुनाव के पहले चरण में 59.62% मतदान हुआ था। वहीं वोटों की गिनती को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो नगर निकाय के चुनाव और उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जाएगा। पहले फेज में मतदान की जो है वो काउंटिंग होगी और 156 निकायों पर यह मतदान हुआ था। तो पहले फेज में 156 निकायों पर मतदान और दूसरे फेज की अगर बात करें तो आज जो है दूसरे फेज के लिए वोट डाले जाएंगे और आज ही नतीजे भी सामने आ जाएंगे। तो निकाय चुनाव को लेकर जनता के जो मुद्दे हैं और मूलभूत सुविधाएं, उन चीज़ों को इस बार जनता ध्यान में रखकर वोट डाल रही है। निकाय चुनाव में सड़क से लेकर पानी से लेकर ये बिजली तक की व्यवस्था को लेकर जनता सोचती है और वोट डालती है और सबसे बड़ा अधिकार जनता आज अपने मत का इस्तेमाल करेगी। और कई उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में एक बार फिर कैद हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल देखना होगा कि बिहार की राजनीति में ये एक कह सकते हैं अंशिका की विधानसभा या लोकसभा चुनाव से पहले देखना पड़ेगा कि मतदाताओं के दिल में क्या चल रहा है। 68 नगर परिषद हैं और 88 नगर पंचायतें हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज कृषि मंत्रालय ने राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों को लंच पर आमंत्रित किया है। लंच का आयोजन संसद में किया जाएगा। पीएम मोदी भी इस भोज में शामिल होंगे। राष्ट्रपति को भी सांसदों के भोज में शामिल होने का न्योता दिया गया है। इस भोज में सभी सांसदों को ज्वार, बाजरा और रागी से बने भोजन परोसे जाएंगे। परंपरागत भारतीय व्यंजनों को भोजन में शामिल करने और बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रागी से बने दक्षिण भारतीय व्यंजन जैसे इडली, डोसा आदि भी इस भोज में सभी सांसदों को परोसे जाएंगे। इसके लिए खास तौर पर बेंगलोर से 20 शेफ बुलाए गए हैं जो रागी और बाजरे जैसे व्यंजन बनाने में माहिर हैं। कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाली केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे स्वयं इसकी तैयारी में जुटी हुई हैं। दरअसल साल 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने रागी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाने का फैसला किया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद यूएन के खाद्य और कृषि इकाई का यह प्रस्ताव दिया था। पीएम मोदी के प्रस्ताव को यूएन के करीब 70 देशों ने साथ दिया था। उसी समय फैसला किया गया था कि साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय रागी वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। तो परंपरागत तरीके से आज जो है सांसदों को परोसे जाएंगे पारंपरिक व्यंजन। पीएम मोदी भी संसद के भोज में शामिल होंगे और राष्ट्रपति को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। तो आज अंशिका काफी बिजी स्केड्यूल रहने वाला है और खासकर अगर खाने पीने की भी बात की जाए तो लंच संसद भवन में और डिनर जो है वो सीआर पाटिल ने आयोजित किया हुआ है। तो प्रधानमंत्री का काफी बिजी स्केड्यूल आज रहने वाला है अगर खाने की भी बात की जाए तो। आज से उज्जैन की ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में मोबाइल ले जाने पर रोक लगा दी गई है। मंदिर में जाने वाले श्रद्धालुओं को अब मोबाइल नहीं ले जाने दिया जाएगा। इसके लिए मंदिर समिति ने 3 प्रमुख द्वारों पर हाईटेक इंतजाम किए हैं। हालांकि महाकाल लोक में मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। महाकालेश्वर मंदिर परिसर में कई बार
फिल्मी गानों पर रील बनाने और विवादित फोटो खींचने के मामले सामने आ चुके हैं, जिसके चलते महाकालेश्वर मंदिर समिति ने पिछली बैठक में निर्णय लिया था कि 20 दिसंबर यानी आज से महाकालेश्वर मंदिर में मोबाइल बैन कर दिया जाएगा। तो कई बार ये देखा गया कि लोग वहां पर पहुंचते हैं और रील्स बना लेते हैं फिल्मी गानों में, और इसीलिए ये फैसला लिया गया है कि यहां पे मोबाइल को बैन कर दिया गया है। श्रद्धालु अब मंदिर में मोबाइल को नहीं ले जा सकेंगे। मंदिर समिति ने मोबाइल पर बैन लगा दिया है। तो 3 प्रमुख द्वारों पर मोबाइल रखने के इंतजाम भी किए गए हैं कि मोबाइल फोन वहां पर जितने भी श्रद्धालु पहुंचेंगे रख सकते हैं। जैसे अन्य मंदिरों में भी कुछ कुछ जगहों पर ये नियम है। जन्मभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि, चाहे अक्षरधाम का ये मंदिर क्यों ना हो, हर जगह पर मोबाइल फ़ोन बैन है और यहाँ मोबाइल फ़ोन रखने के लिए क्लॉक रूम बनाए गए हैं। तो इसी तरह महाकालेश्वर भी अगर कोई जा रहा है तो उनको ये दिमाग में रखना होगा कि मोबाइल फ़ोन वो अंदर लेकर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अब मोबाइल फोन को जमा करा दिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल अंशिका, लगातार ऐसी घटनाएं आ रही थी जिसमें लोग जो थे वहां पे जाते थे और रील्स बनाते थे फिल्मी गानों पे, और ये जो मंदिर प्रशासन था उनको बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। इसलिए श्रद्धालुओं के जो फोन है वो बाहर ही रख दिए जाएंगे, और ये फैसला लेना पड़ा उनको क्योंकि कई लोगों ने फिल्मों के गाने रहे हों या दूसरे गाने रहे हों उसमें रील्स या फिर शॉर्ट्स बनाने शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया। तो मोबाइल फोन अलाउड नहीं होंगे, बाहर ही उनको रख लिया जाएगा। बिल्कुल रवीश, आजकल के दौर में हम ये देखते हैं इंस्टाग्राम पे जो रील्स डाले जाते हैं उनमें ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखकर नहीं गाने लगाए जाते हैं, बल्कि कोई भी गाना लगा दे रहे हैं लोग। इसीलिए जितने भी पंडित पुरोहित हैं, जितने भी लोग आस्था मानते हैं माँ कालेश्वर को, उनके आस्था को ठेस पहुंचता है, इसलिए ये नियम बनाया गया है। जी, और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है, सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो गई है। घने कोहरे के कारण तापमान में भी गिरावट देखी गई है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल अंशिका, और पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि अगर मॉर्निंग की अगर हम बात करें तो फॉग बहुत ज्यादा लग रहा है, और इसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। कई हमने देखा एक्सप्रेसवे में एक्सीडेंट्स भी हुए हैं विजिबिलिटी को लेकर, और आज भी हम देख रहे हैं, जब हम भी सुबह ऑफिस आ रहे थे, घना कोहरा लगा हुआ है, डेंस फॉग जिसे कह सकते हैं वो लगा हुआ है, विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। इसीलिए जो लोग इस वक्त निकल रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, जिसको ऑफिस जाना है या स्कूल के लिए बच्चों को ले जा रहे हैं, बहुत ध्यान से गाड़ी यहाँ पे चलानी होगी क्योंकि फॉग बहुत ज्यादा हो गया है। तो विजिबिलिटी कम हो गई है और लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। लोग परेशान हैं क्योंकि तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, सड़कों पर विजिबिलिटी नहीं है। घने कोहरे के कारण लगातार जो है आने जाने में लोगों को समस्याएं भी हो रही हैं। हालांकि स्कूल की तरफ से अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, स्कूलों को भी बंद करने का आदेश जारी किया जाएगा जो विंटर वेकेशंस होते हैं, लेकिन लोग अभी मौजूदा समय में अलाव का सहारा ले रहे हैं। और ये राजधानी दिल्ली की एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में अभी मौजूदा समय में बहुत ज़्यादा कोहरा छाया हुआ है। एनसीआर में भी अगर बात करें तो यही स्थिति बनी हुई है। बहुत ज़्यादा कोहरा छाने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल, सड़कों पर विजिबिलिटी जो है वो काफी कम हो गई है, फॉग लगा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। घने कोहरे के कारण तापमान में भी गिरावट आ रही है, जो आवाजाही है उसमें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है लोगों को। इसलिए सतर्कता बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जहां पे भी आपको लगे कि बहुत ज्यादा फॉग है, विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, चारों लाइट जो है जिसे कहते हैं पार्किंग लाइट, वो सारी की सारी आप ऑन कर दीजिए और स्पीड को कम रखा जाए, वो बेहतर रहेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं 1-2 दिनों से एक्सीडेंट के केसेस भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो उससे सतर्कता बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि अभी सुबह की अगर बात की जाए तो कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो सतर्कता बनाए रखना बहुत जरूरी है अगर आप गाड़ी से ट्रेवल कर रहे हैं या अगर आप खुद ड्राइव कर रहे हैं तो। भले ही रफ्तार धीमी हो, लेकिन कोहरे को ध्यान में रखकर आराम से ही लोग अगर गाड़ी ड्राइव करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अभी कुछ समय तक इसी तरह मौसम के रहने का अनुमान जताया जा रहा है और विजिबिलिटी भी कम ही रहेगी घने कोहरे की वजह से। इसलिए सावधानी और सतर्कता बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल, सुबह की अगर बात की जाए तो कोहरे से सामना करना पड़ रहा है लोगों को, और ऐसा तस्वीरें भी जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे कि फॉग से 2-4 होना पड़ रहा है। तो
तो दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है और इसके साथ ही तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है। अब आपको बताते हैं कि अभी जो मौजूदा समय में हाल है पूरे देश भर में वो क्या कुछ है। तो देखिए, सर्दी का सितम लगातार जारी है। उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर भारत के जितने भी इलाके पड़ते हैं वहां पर अभी सर्दी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई राज्यों का तापमान धीरे धीरे गिर रहा है। घने कोहरे से थोड़ी लोगों को परेशानी हो रही है क्योंकि कहीं जा नहीं पा रहे हैं, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। ठंड बढ़ गई है। कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। थोड़ी देर पहले हम कह भी रहे थे आपको कि रफ्तार गाड़ियों की धीमी हो गई है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोग रुक रुक कर चल रहे हैं सड़कों पर। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। देश भर में शीतलहर का कहर जारी है और सबसे ज्यादा ठंड कहा जाए अगर तो इस बार तमाम जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर भी देखने को मिली। बर्फबारी पहले ही शुरू हो गई है। इस बार इस साल में सीजन से पहले ही बर्फबारी के शुरू होने की वजह से मैदानी इलाके पर इसका प्रभाव नजर आ रहा है। घने कोहरे ने अभी तक लोगों को टेंशन में डाल दिया है क्योंकि लोग सोच समझकर ही बाहर निकल रहे हैं और कोहरे की वजह से जैसे कि हमने आपको बताया कि जो वाहन है बड़े बड़े हाईवेज हो गए और तमाम जो बड़े बड़े इलाके हैं जहां से आना जाना अक्सर लोगों का रहता है वो अब धीरे धीरे चल रहे हैं क्योंकि कोहरा है, तापमान में गिरावट हो रही है। चलिए बात यूपी की करते हैं। यूपी के गोरखपुर में रेलवे स्टेशन के पास स्थित रैन बसेरों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर जरूरतमंद को रैन बसेरे की अच्छी सुविधा दी जाए। बिल्कुल, और प्रशासन ने इसे प्राथमिकता पर लेते हुए ये सुनिश्चित करके कहा है कि सभी रैन बसेरों में पर्याप्त संख्या में बिस्तर और कंबल के इंतजाम किए जाए और साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाए। साथ ही मौके पर निरीक्षण के दौरान डीएम और कई अधिकारी मौजूद रहे। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि रैन बसेरों की तस्वीरें। तो प्रशासन की तरफ से रैन बसेरों के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं और कहा गया है कि पुख्ता इंतजाम किए जाए। बिल्कुल। हेलो इंडिया में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।